रीबर्थ ऑफ परफेक्ट कपल एपिसोड 12 हॉस्पिटल रात के 2 बजे शौर्य रणविजय समय और सनम सारे लोग ऑपरेशन रूम के बाहर बैठे थे। बाकी सभी लोगों को उन्होंने घर भेज दिया था। सनम काफी ज्यादा घबराई हुई थी। सनम ने शौर्य की तरफ देखा जो कि समय को देख रहा था और तभी उसकी नजर समय पर गई जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो बिना पलकें झपकाए उस ऑपरेशन थिएटर को देख रहा था। ना जाने कौन सा तूफान चल रहा था उसके दिल में। सनम ने शौर्य का हाथ पकड़कर अपनी पलकें झपकाई और समय की तरफ बढ़ गई। सनम ने समय को गले लगाते हुए कहा, समय शांत हो जाओ, सृष्टि ठीक हो जाएगी, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका चेहरा वापस पहले जैसा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। समय जिसने कब से खुद को संभाल रखा था, सनम के इन शब्दों को सुनकर और इसे के इस तरह गले लगाने से पूरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। समय ने कहा, भाभी मेरी सृष्टि को कुछ होगा तो नहीं? अभी तो हम दोनों मिले थे, अभी तो मैंने ढंग से उसे प्रपोज भी नहीं किया था, ना ही उसे डेट पर ले गया था। अगर उसने खुद का चेहरा खो दिया या फिर कोई और दिक्कत हुई तो वो कैसे खुद का सामना करेगी, और अगर वो खुद का सामने नहीं कर पाई तो मैं उसे कैसे संभाल लूंगा? भाभी मेरी सृष्टि के साथ ये क्यों हुआ? सनम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो समझ सकती थी कि इस वक्त समय कैसा महसूस कर रहा है, उसके लिए सृष्टि क्या है, पर वो उसे दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ऑपरेशन सुबह तक चलता रहा। सुबह के 7 बजे डॉक्टर की टीम ऑपरेशन थिएटर के बाहर आई। हर कोई थका हुआ था और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। चेहरे से मास्क हटाने के बाद डॉक्टर ने समय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमने ऑपरेशन कर दिया है, उन्हें उनके नए चेहरे के साथ अपनी जिंदगी एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा और उसमें आपको उनके साथ देना होगा पट्टियां। हम 2 दिन बाद खोलेंगे, तब तक आपको उन्हें समझाना होगा कि वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले, वरना इससे उनके चेहरे की नसों पर तनाव पड़ सकता है और ये काम सिर्फ आपको ही करना होगा मिस्टर समय, क्योंकि आप उनके हस्बैंड हैं। समय ने हाँ में सर हिलाया और कहा, सृष्टि को नॉर्मल वार्ड में कब शिफ्ट किया जाएगा? डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आप अभी उनसे मिल नहीं सकते हैं, आप उनसे 10 बजे के बाद ही मिल पाएंगे। समय ने हाँ में सर हिलाया और सभी ने एक राहत की सांस ली कि फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। सुबह के 10 बजे सृष्टि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे अपने चेहरे पर काफी ज्यादा दर्द और भारीपन महसूस हो रहा था। सृष्टि ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसका हाथ पट्टियों से बंधा था। उसने उसी हाथ से अपना चेहरा छुआ और जब उसे अपने चेहरे पर पट्टियां लगी हुई महसूस हुई तो वो हैरान हो गई और पैनिक करने लगी। सृष्टि ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला पर उसके होंठ भी पूरी तरह पैक थे। सिर्फ सांस लेने के लिए उसकी और नोज खुली थी, जबकि उसकी आंखें भी अब तक पट्टी से कवर थी। सृष्टि बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था क्योंकि उसकी आंख पर एक पतली सी पट्टी बंधी थी जिसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सकता था। सृष्टि पैनिक होकर कुछ आवाज निकालने की कोशिश करने लगी और तभी उसके साइड में बैठे समय की नींद खुल गई। समय ने जब सृष्टि को जगा हुआ देखा तो उसने जल्दी से सृष्टि के हाथ पकड़ा और कहा, सृष्टि तुम्हें होश आ गया? समय ने जब सृष्टि को इस तरह पैनिक होते देखा तो उसने कहा, सृष्टि शांत हो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें सब समझ जाएगा। लेकिन सृष्टि शांत ही नहीं हो रही थी। तब समय ने जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सृष्टि को नींद का इंजेक्शन दिया जिसके बाद सृष्टि दोबारा सो गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर समय, मिसेस सृष्टि अभी बहुत ज्यादा डरी हुई है, आपको उनकी बहुत केयर करनी होगी क्योंकि उनके साथ जो हादसा हुआ है उनसे उनके मन में एक डर बैठ गया है, आपको उनके मन से ये डर निकलना होगा। ये सुनकर समय ने हाँ में सर हिला दिया। सनम, शौर्य और रणविजय भी वहीं मौजूद थे। सनम ने समय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, समय सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर समय ने हाँ में से हिलाया। शाम के समय सृष्टि को जब दोबारा होश आया तो इस बार उसके सामने सनम बैठी हुई थी जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। सृष्टि की आंख की पट्टी को हटा दिया गया था और अब वो अपनी आंखों से ध्यान से सनम को देख पा रही थी। सृष्टि ने जब कुछ बोलने की कोशिश की तो सनम ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, शांत रहिए और कुछ मत बोलिए, हम जानते हैं आप इस समय बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हम आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। सृष्टि ने हाँ में सर हिला दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और लगभग 1 हफ्ते बाद आज सृष्टि के चेहरे की पट्टियां हटाने वाली थी और सभी लोग वहीं खड़े हुए थे ताकि वो उसे हिम्मत दे सके। समय की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सृष्टि का सामना कर सके। वो नहीं जानता था सृष्टि कैसे रिएक्ट करेगी। धीरे धीरे डॉक्टर और नर्स ने मिलकर सृष्टि के चेहरे से उन पट्टियों को हटाना शुरू किया। जैसे जैसे वो परत हटती जा रही थी सृष्टि का चेहरा सामने आते जा रहा था। एक गोल चेहरा, पतले होंठ, शार्प आईब्रोज और थोड़ी लंबी सी नाक।
सृष्टि इस समय बिल्कुल अलग दिख रही थी, पर फिर भी वो काफी क्यूट दिख रही थी। उसकी स्किन एक सॉफ्ट से बच्चे की तरह हो गई थी, हल्की सी लाल और गुलाबी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें उसके चेहरे पर बहुत सूट कर रही थी और वो अपनी मासूम नजरों से आसपास देख रही थी। वो सृष्टि जो पहले ही बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजर दिखती थी, पर अब वो एक ऐसा बच्चा बन गई थी जो कि किसी मेले में खो गया। उसका चेहरा इस तरह का हो गया था जिससे उसकी उम्र लगभग 10 साल कम दिखने लगी थी और उसकी इस खूबसूरती को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद सृष्टि का चेहरा ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। उन्होंने सिर्फ रेफरेंस इमेज को लेकर सृष्टि के चेहरे को दोबारा डिजाइन करने की कोशिश की थी। हालांकि उसका चेहरा पहले से काफी ज्यादा बदल गया था, क्योंकि वो लोग प्रॉपर सर्जरी को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। पर फिर भी जो रिजल्ट आया था वो काफी ज्यादा अच्छा था। सनम ने समय का हाथ खींचते हुए कहा, समय होश में आइए। समय ने अपना सिर हिलाया और सृष्टि को देखा। वो भी बहुत ज्यादा हैरान था। समय ने कहा, भाभी ये सृष्टि है ना? सनम ने देखा और कहा, क्या आपको कोई शक है कि ये आपकी पत्नी है या नहीं? ये सुनकर सनम ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मतलब पहले जो एकदम कठोर और स्ट्रॉन्ग लड़की थी जिसकी रूखी और बेजान स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ गुस्से के भाव रहते थे, इस समय बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही है। पर क्या वो इस चेहरे को अपना पाएगी? ये सुनकर सनम ने कुछ नहीं कहा और आगे देखने लगी। एक डॉक्टर ने शीशे को सृष्टि को देते हुए कहा, मैं पैनिक नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान से खुद को देखना है और अपने आप को एक्सेप्ट करना है। इसमें कुछ अलग नहीं है, बस आपके चेहरे के कुछ फीचर्स बदले हैं और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। सृष्टि ने हाँ में सर हिलाया और अपने चेहरे की तरफ देखा और वो खुद भी अपना चेहरा देखकर हैरान हो गई। सृष्टि ने अपने चेहरे को छुआ। हालांकि वो सनम की तरह ही दिखती थी, लेकिन अलग अलग मिशन गन और बारूद से खेलने के कारण उसका चेहरा काफी बेजान और ब्राउन हो गया था। वो दिखती सुंदर थी, पर फिर भी उसकी स्क्रीन पर जो मेली त्वचा फैल चुकी थी उससे उसकी सुंदरता कहीं खो गई थी। लेकिन इस समय वो खुद को देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ये वो खुद ही है। सृष्टि ने हैरानी से सामने सभी लोगों को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे और कहा, ये चेहरा क्या ये मैं हूं? लेकिन मेरा पुराने चेहरा और मेरी पहचान नहीं, मैं ये नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सृष्टि थोड़ा पैनिक करने लगी। वो अपनाना चाहती थी अपनी खूबसूरती को, पर फिर भी उसे अपनी उस रूखी जिंदगी की याद आ रही थी जो कि उसके चेहरे पर बने कई जख्मों के निशान से बयां होती थी। और इस समय उसका वो मोटा और गुलाबी चेहरा उसे अपने उस बचपन की याद दिला रहा था जिसमें वो अकेली बच्ची कहीं खोई सी हुई थी और अपने भाई का इलाज करने दरबदर भाग रही थी। अपने उस कई अतीत को याद करके सृष्टि बुरी तरह सहम चुकी थी। समय ने आगे बढ़कर सृष्टि को गले लगाया और कहा, सृष्टि शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता है। तुम अभी भी मेरी सृष्टि हो और हमेशा वही रहोगी। सृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया। तभी रणविजय ने आगे बढ़कर उसका सर सहलाया। सृष्टि ने अपना सिर उठाकर रणविजय को देखा। रणविजय ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। अतीत में मैंने कई गलतियां की है, लेकिन अब मैं उन सभी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, पर कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। तुम्हारा एक बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये कहकर रणविजय ने सृष्टि का माथा चूम लिया और सृष्टि मुस्कुरा उठी। इसी तरह 2 दिन बाद सृष्टि की छुट्टी भी हो गई और वो घर आ गई। इस बीच सनम ने सारिका का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। शौर्य ने उनके ही बने एक अस्पताल में सनम को अपॉइंट करवा दिया था और सनम वहां के गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। शाम के समय सनम जब घर लौटी तो उसका चेहरा थकान से भरा था। आजकल उसे कई सारे केसेस हैंडल करने पड़ते थे। जब से लोगों को पता चला था कि डॉक्टर मन वापस आ गई है, कई सारे लोग अपने केसेस लेकर उसके पास आ रहे थे और सनम किसी को रिजेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों की जिंदगी की दुआ करके उसके सामने खड़ा था और सनम का नाजुक दिल किसी का भी दिल तोड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह इन सभी केसेस को हैंडल करते हुए उसे सुबह के 9 बजे से रात के 8 बज चुके थे। सुहासिनी जी ने जब सनम को इस तरह थका हुआ देखा तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ फिरते हुए कहा, मेरी बच्ची कितनी थक जाती है, चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सनम ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बैठ गई। थोड़ी देर बाद सुहासिनी की उसके लिए पानी लाई और पानी पीने के बाद सनम अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसने अपना बैग एक तरफ फेंका और वॉशरूम में चली गई। गर्म पानी के शावर के नीचे खड़े होकर सनम ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके हाथ ऑपरेशन करने वाले इक्विपमेंट पकड़े पकड़े थक चुके थे और वो धीरे धीरे अपनी मुट्ठियों को खोल और बंद कर रही थी, जिसे साफ पता चल रहा था कि उसके हाथों में कितना दर्द है। सनम अभी खुद में खोई ही हुई थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया है और उसके बेहद करीब खड़ा है।
सनम ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें शौर्य की गहरी आंखों से जा मिली, जो कि इस समय उसके सामने ही खड़ा था। सनम इतनी थकी हुई थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि शौर्य कमरे में ही मौजूद था और अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। जब शौर्य ने सनम की ऐसी हालत देखी तो उसे थोड़ा बुरा लगा और जब वो वॉशरूम में आया तो सनम देख उसका दिल कांप उठा। शौर्य ने सनम की गर्दन पर अपने तपते हुए होंठ रखते हुए कहा, आखिर तुमने सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारा पति तुम्हारे लिए हर एक चीज कर सकता है, मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया ला सकता हूँ, छोड़ दो ये सब। तुम सिर्फ सारिका के ट्रीटमेंट पर क्यों नहीं फोकस करती? आखिर तुमने दूसरे केसेस क्यों एक्सेप्ट किए? सनम ने शौर्य के बालों में अपना हाथ घुमाते हुए कहा, प्रधान जी, हम ऐसे ही किसी भी मना नहीं कर सकते। वो एक नन्ही सी जान है जो कि अपनी माँ की कोख में हमसे उम्मीद लेकर आई है कि हम उसकी दुनिया में आने में मदद करेंगे। हम उन माता पिताओं की आशाओं को नहीं तोड़ सकते। शौर्य ने अपना सिर ऊपर उठाया और सनम का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, और मेरा क्या? तुम पिछले एक हफ्ते से मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हो जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं। ये सुनकर सनम ने जल्दी से शौर्य के होठों पर अपना हाथ रखा और कहा, खबरदार, जो आपने इस तरह की बातें की, आप जानते हैं ना, हमें ये सब सुना बिल्कुल पसंद नहीं है। शौर्य ने कहा, और मुझे तुम्हारा मुझसे दूर जाना पसंद नहीं है, इसलिए अब चुपचाप मेरे करीब रहो जब तक मैं खुद नहीं तुमसे दूर हो जाता। ये कहकर शौर्य ने सनम का हाथ अपने मुंह से हटाया और उसके होठों पर किस कर लिया। सनम ने लाचारी से अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद करके शौर्य के किस में उसका साथ देने लगी। एक डिप और पैशनेट किस के बाद शौर्य ने सनम से हल्का सा दूर होकर अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिया और उसकी नजरें अभी भी सनम के चेहरे पर ही टिकी थी। वो ऊपर से नीचे तक सनम को देख रहा था और उसके इंटेंस नजरों को महसूस कर सनम अपनी ही जगह कांप उठी थी। उसने अपना हाथ टॉवल लेने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन शौर्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रख लिया, जहां उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। सनम ने हैरानी से शौर्य को देखा, जो कि अपनी शर्ट को रिमूव कर चुका था और दोबारा सनम के ऊपर झुक चुका था। सनम ने कहा, आखिर आपका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? शौर्य सनम के कान पर हल्के से बाइट किया और अपनी मदहोश कर देनी है वाली आवाज में कहा, तुम्हारे लिए। ये कहकर उसने सनम के बालों को अपने एक हाथ में पकड़ा और उसे दोबारा किस करने लगा। उसके होंठ कभी सनम की गर्दन पर चलते तो कभी उसके होठों पर, तो कभी उसके कान के पास, तो कभी उसके सीने पर। ऐसे ही वो सनम को न जाने कब तक किस करता रहा और सनम उसकी मदहोशी में पागल होती रही। शौर्य ने सनम को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाथटब की तरफ बढ़ गया। सनम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रधान जी। शौर्य ने कहा, शह कुछ नहीं, आज कोई प्रधान जी नहीं, आज सिर्फ तुम और मैं और ये खामोशी। ये कहते हुए शौर्य ने सनम को बाथटब में लिटा दिया और खुद उसके ऊपर जाकर उसे प्यार से किस करने लगा। इस बार उनकी किस में कोई पैशन या रोमांस नहीं था तो सिर्फ प्यार, और ये महसूस कर सनम की आंखें बंद हो गई और वो यूं सुकून में खो गई। शौर्य उसे पर अपनी प्यार की बारिश करता रहा और सनम की गहरी सांसों की आवाज उस बाथरूम में गूंजती रही, जो कि इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन दोनों तन और मन दोनों एक हो चुके हैं। इधर दूसरी तरफ समय और सृष्टि के कमरे में समय सृष्टि की तरफ देख रहा था, जो कि आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही थी। उसका हाथ बार बार अपने चेहरे की तरफ जाता और उसे बार बार वो नीचे खींच लेती और अपना सिर नीचे झुका लेती। उसकी इस हरकत को देखते हुए समय परेशान हो चुका था। समय उठकर खड़ा हुआ और सृष्टि के पास चला गया। सृष्टि ने अपना सर दोबारा उठाया और समय को देखो हैरान हो गई। इससे पहले कि वो पीछे मुड़ पाती, समय ने उसके दोनों कंधे पकड़े और उसे शीशे के और करीब करते हुए कहा, देख लो, ध्यान से देख लो, आराम से देख लो, और जितना देखना है अभी देख लो, क्योंकि अब मैं दोबारा तुम्हें शीशे के सामने नहीं आने दूंगा। मैं देख रहा हूँ जब से तुम हॉस्पिटल से आए हो, घंटे तक शीशे के सामने बैठी खुद को निहारती रहती हो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सृष्टि ने कहा, क्यों? क्या तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं? क्या अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? ये बातें कहते हुए सृष्टि की आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। जब से उसका चेहरा बदला था, उसका कॉन्फिडेंट कहीं गायब हो गया था और उसके दिल में एक डर बैठ गया था कि एक दिन सब उसे छोड़ देंगे, क्योंकि वो पहले की तरह स्ट्रांग नहीं रही। जब से उसके चेहरे पर उसका बचपन लौट आया था, उसके दिल और दिमाग में भी उसका बचपन ही छाया हुआ था। वो डरी सहमी सी लड़की जिसका कोई नहीं था, अब वो दोबारा सृष्टि के अंदर जिंदा हो गई थी। समय ने सृष्टि को अपनी तरफ घुमाया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम हमेशा सिर्फ मेरी रहोगी। मेरी सृष्टि, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा चेहरा कैसा है। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे चेहरे से नहीं। मैं तुम्हारे दिल को चाहता हूँ, तुम्हारे शरीर को नहीं। सृष्टि ने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, तुम सच कह रहे हो सर? मैंने उसकी नाक खींचते हुए कहा, हाँ, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ।
सृष्टि ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोलते हो और तुम बहुत सारे झूठ बोलते हो। समय ने कहा, जरा बताना मैंने तुमसे झूठ कब बोला। ये सुनकर सृष्टि चुप हो गई। उसे सच में याद नहीं था कि समय ने उसे कोई झूठ बोला था या नहीं, और उसे इस तरह चुप देख समय के होठों पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके चबी गाल इस समय बहुत क्यूट दिख रहे थे और सोचते हुए वो बहुत ज्यादा प्यारी दिख रही थी। उसके इस प्यार चेहरे को देखकर समय खुद को रोक नहीं पाया और सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में भर उसे किस करने लगा। अगले दिन सनम रोज की तरह अपने हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। उसने इस समय आसमानी रंग की एक सिंपल सी साड़ी पहनी थी और गले में शौर्य के नाम का मंगलसूत्र, बालों को जुड़े में बांधे, अपने कानों में डायमंड के इयररिंग्स पहने वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखते हुए परेशान हो रही थी। सनम ने कहा, भैया आप जल्दी गाड़ी चलाइए, हमें जल्द से जल्द पहुंचना है, ऑपरेशन का वक्त हो चुका है। ड्राइवर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। ये कहते हुए उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज कर दी। अचानक से एक ट्रक उनके सामने आया और उस ट्रक ने उनकी गाड़ी को ठोक दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सनम कुछ समझ ही नहीं पाई और तभी उसे अपने सर से कुछ गर्म सा बहता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उसका सिर आगे की तरफ टकरा गया था। उसकी माथे से खून बह रहा था जो उसकी आंखों में भी जा रहा था, जिससे उसकी आंखें लाल होने लगी थी। सनम ने सामने ड्राइवर की तरफ देखा जिसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर लगकर फट गया था और वो वही मर चुका था। सनम ने जल्दी उसे हिलाते हुए कहा, आपको क्या हुआ है, उठिए। लेकिन ड्राइवर नहीं उठा। सनम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस इंसान पर जिसने इस तरह उन पर गाड़ी चला दी थी। वो जल्दी से कार से उतरी और उसने आगे जाते हुए कहा, क्या आप पागल हैं? क्या आपको गाड़ियां चलाने नहीं आती है? इस तरह ट्रक लेकर सड़क पर जाकर किसी को नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब बनता है? ये कहते वो ट्रक की तरफ बढ़ी और तभी उस ट्रक के पीछे से कई सारे लोग बाहर आए। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, 50-100 से भी ज्यादा थी और इन सभी के हाथों में हथियार मौजूद थे। ये देखकर सनम समझ गई कि ये एक ट्रैप था और उसकी आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। सनम ने अपना एक कदम पीछे लिया और अपनी साड़ी कमर में खोसते हुए कहा, हमसे दूर रहिए, आप लोग करना क्या चाहते हैं? एक आदमी जिसकी बड़ी सी दाढ़ी थी वो अपने हाथ में तलवार लिए वो मुस्कुरा रहा था। उसने आगे आकर कहा, हम तो तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं राजकुमारी सनम। हमने सुना था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, आज देख भी लिया, तुम्हारे आगे तो खूबसूरती शब्द भी फीका है। ये कहते हैं उसकी नज़र सनम की कोरी कमर पर थी, जो कमर पर पल्लू खोसने के कारण साफ दिखाई दे रही थी। सनम ने उस इंसान की बातों को इग्नोर किया और कहा, तुम्हें क्या लगता है हमें इस तरह जाल में फंसाकर तुम हमें किडनैप कर सकते हो? वो आदमी हंसा। उसने कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो और शायद इसीलिए तुम हम सब का टारगेट हो, पर चिंता मत करो, तुम जल्द ही हमारे पिंजरे में होगी। ये कहकर उसने पीछे से कुछ इशारा किया और 10 आदमी सनम की तरफ बढ़ गए। सनम ने अपनी कमर के कोने में हाथ डालकर एक पतला सा खंजर बाहर निकाला और अपने बालों में हाथ डालकर दूसरा खंजर, और वो उन दोनों खंजर को लेकर सामने आ रहे लोगों की तरफ देखने लगी। वो चांदी से सफेद खंजर दोपहर की धूप में चमक रहे थे और उसमें सनम की गहरी नीली आंखें दिखाई दे रही थी। वो सभी लोग सनम पर हमला करने लगे लेकिन कोई भी सनम को छू तक नहीं पा रहा था। सनम ने 10 लोगों को जान से मार दिया था और उनकी लाशें जमीन पर बिखरी हुई थी। ये देखकर वो आदमी मुस्कुराया जिसका नाम राणा था। उसने कहा, तेज छुरी है, जल्दी हाथ नहीं आएगी, सब लोग साथ में जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो सभी आदमी सनम की तरफ दौड़ पड़े और सनम उन्हें देखती रह गई। वो गिनती में कहीं ज्यादा थे पर फिर भी सनम हार नहीं मान सकती थी, इसलिए वो अपनी पोजीशन लेकर खड़ी हो गई और उनसे लड़ाई करने लगी। उसने कुछ और लोगों को जान से मार दिया पर फिर भी सिर पर चोट लगने के कारण अब उससे और कुछ नहीं हो पा रहा था और उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे थे, जिसका फायदा उठाकर 2 लोगों ने सनम को पकड़ लिया था और राणा सनम के सामने खड़ा हो गया। उसने सनम की कमर को अपने चाकू से सहलाते हुए कहा, आखिर मौत के करीब आ ही गई तू। सनम ने कहा, अगर हम मरे तो हम तुमसे को लेकर मारेंगे, क्योंकि मौत तो हम खुद को कभी देने से रहे। ये कहते हुए सनम की होठों पर एक ऐसी खतरनाक मुस्कान थी जिसे देखकर एक पल के लिए राणा भी कांप उठा। अब उनकी गिनती काफी कम हो चुकी थी क्योंकि सनम ने कई लोगों को घायल कर दिया था और कईयों को मार दिया था और कुछ के तो उसने हाथ ही काट डाले थे। सनम की बात सुनकर राणा ने एक जोरदार थप्पड़ सनम के गाल पर मारा और कहा, बहुत ज्यादा आग है तुझ में, लेकिन तेरी आग बुझा के रखना कर दिया तो मेरा नाम भी राणा नहीं। ये कहकर उसने दूसरा थप्पड़ सनम के गाल पर मारा जिससे सनम का होंठ का कोना फट गया और वहां से खून बहने लगा। पर फिर भी सनम के चेहरे पर लाचारी का कोई नामो निशान नहीं था। वो सनम थी और उसे कभी मौत का डर ही नहीं था। इससे
पहले कि वो लोग सनम को खींचते हुए अपने साथ ले जा पाते, कुछ गाड़ियां वहां पर रुकी और उनमें से गार्ड्स बाहर आए और उनके पीछे एक लड़की जिसने सफेद रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसकी आस्तीन फ्लेयर वाली थी और उसके हाथों में सिल्वर कलर की चूड़ियां थी, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके पहने, अपने बालों को रोल किए वो वहां आ रही थी। आंखों में गहरा काजल और मस्कारा लगाने से उसकी आंखें बड़ी दिख रही थी और होठों पर न्यूज लिपस्टिक के साथ उसके चेहरे के परेशानी के भाव उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। वो लड़की जल्दी से आगे आई और उसके साथ आए हुए गार्ड ने उन आदमियों को मारना शुरू कर दिया और लगभग 20 मिनट बाद ही वो सभी आदमी मर चुके थे, सिवाय एक को छोड़कर, क्योंकि उनके साथ आए गार्ड के पास हाईटेक हथियार थे और उनकी मशीन गन से कोई भी बच नहीं सकता था। वो लड़की बजुकी और उसने जमीन पर बैठी हुई सनम को देखा जिसका चेहरा नीचे झुका था और उसके पास बैठकर कहा, सनम तुम कैसी हो और आखिर ये सब हो क्या रहा था। एक गार्ड भी जल्दी से आगे आया, उसने कहा, हमें सर ने भेजा है, उन्हें पता चला था कि आप पर अटैक हुआ है लेकिन इस समय सर यहाँ नहीं आ पाए। इस मैडम हमें इन्फॉर्म किया था कि आपकी लोकेशन क्या है, क्योंकि ये यही छुपी हुई थी थोड़ी दूरी पर और उन्होंने आपके यहाँ देख लिया था। सनम ने अपना सिर उठाया और उस लड़की को देखकर धीरे से कहा, चांदनी। हाँ, ये और कोई नहीं चांदनी थी। चांदनी ने अपना सर हाँ में हिलाया और सनम को गले लगा लिया। उसे सनम की हालत पर बहुत ज्यादा दया रही थी। जल्दी वो लोग सनम को लेकर अस्पताल के लिए निकल गए जहां शौर्य पहले से ही मौजूद था। शौर्य उन लोगों के साथ आना चाहता था लेकिन कुछ इमरजेंसी के कारण वो आ नहीं पाया, वरना वो सनम को किसी हाल में अकेला छोड़ता ही नहीं चाहता था। सनम को देखते ही शौर्य का दिल जैसे टूट गया। उसके चेहरे पर बने थप्पड़ के निशान, होठों के कोनों से बहता खून और माथे पर बनी खून की गहरी लकीर और जख्म उसे बहुत ज्यादा जख्मी दिख रहा था। उसकी बिखरी हुई साड़ी और बिखरे हुए बाल इस दयनीय दिखा रहे थे और उसे इस हालत में देखकर शौर्य जैसे टूट गया था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर सनम को गोद में उठाया और इमरजेंसी वार्ड की तरफ चला गया और सनम को इस तरह किसी और की बाहों में ज्यादा देख चांदनी चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वो जानती थी कि जिसके साथ सनम गई है वो उसका असली पति है। 2 घंटे बाद सनम को होश आया। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि शौर्य उसके सामने ही बैठा था और उसे देख रहा था। सनम ने धीरे से कहा, प्रधान जी। शौर्य ने सनम की आवाज सुनते ही उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और कहा, तुम अब कैसा फील कर रही हो? तुमने कुछ आइडिया था अगर समय पर गार्ड्स वहां नहीं पहुंचते हो तो क्या होता? तुम अकेले बाहर गई है, क्यों? तुम्हें पता है ना हमेशा हम पर खतरा रहता है, तुम्हें गार्ड्स को लेकर जाना चाहिए था ना। सनम ने कहा, इसमें हमारी गलती नहीं है, ये सब एक जाल था और वो हमारे ड्राइवर उनकी। शौर्य ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमने उनकी फैमिली को पूरा कंपनसेशन दे दिया है और हम उनकी पूरी जिंदगी भर का खर्च उठाएंगे। हालांकि हम उस इंसान की पूर्ति नहीं कर सकते पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। सनम ने हाँ में सिर हिलाया और शौर्य के गले लग गई। उसका शरीर हल्का सा जाप रहा था। वो सच में उस समय डर गई थी, ये सोचकर कि वो दोबारा शौर्य से नहीं मिल पाएगी। उसे सिर्फ इस बात का डर था। शौर्य ने सनम के माथे को चूमा और फिर उसके होठों को हल्का से चूमते हुए कहा, बस बच्चा रोते नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास। सनम ने हाँ में सिर हिलाया और दोबारा शौर्य के गले लग गई और शौर्य ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। और ये नजारा दूर खड़ी चांदनी अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखें हल्की सी लाल थी, न जाने ये दुख के आंसू थे। दुख के आंसू थे या फिर नफरत के, इस बात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ चांदनी को था। थोड़ी देर बाद सनम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। क्या जब शौर्य और सनम वार्ड के बाहर आए तभी उनकी नजर बाहर बेंच पर बैठी आकृति पर गई जिसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रहे थे। चांदनी को देखते ही सनम को याद आया कि चांदनी ने ही उसे बचाया था। सनम ने शौर्य को भी सब कुछ बता दिया था, इसलिए शौर्य ने आगे बढ़कर चांदनी को थैंक यू कहा। वही चांदनी शौर्य को इतना करीब से देखकर कहीं खो सी गई थी और जवाब देना ही भूल गई थी। सनम ने अपना हाथ चांदनी के चेहरे के पास हिलते हुए कहा, चांदनी तुम कहाँ खो गई? चांदनी जैसे होश में आए हो उसने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर सनम ने शौर्य के कंधे पर सर रखते हुए कहा, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे प्रधान जी सबसे ज्यादा हैंडसम है। ये कहते हुए सनम के होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी, जैसे अपने हस्बैंड के लिए हैंडसम शब्द सुनना उसके लिए एक प्राउड की बात हो। और वही सनम के इस रिएक्शन को देखकर शौर्य के होठों पर भी एक मुस्कान आ गई थी। सनम ने कहा, आप यहाँ अब तक क्या कर रही है? चांदनी ने कहा, वो असल में मैं जिस हॉस्टल में रुकी हुई थी वहां कर रेंट न देने के कारण मुझे वहां से निकाल दिया गया है और मैं दूसरी जगह की तलाश में ही निकली थी और उसी समय मुझे तुम दिख गई।
ये सुनकर सनम को बहुत बुरा लगा। वो जानती थी कि मुकेश का जो भी किरदार रहा हो, चांदनी हमेशा उसके साथ बहुत अच्छी रही थी और एक अच्छी लड़की थी, और खास करके वो उसकी बड़ी बहन थी, पर फिर भी वो ऐसी दरबदर की ठोकर खा रही थी। ये सोचकर सनम का दिल दुखने लगा। उसने आगे बढ़कर चांदनी को गले लगाया और कहा, हमें माफ कर दीजिए दीदी, हम आपके बारे में पूरी तरह भूल गए थे, ना जाने कैसे हमारे दिमाग से आपका ख्याल ही चला गया था। क्योंकि सनम ने चांदनी को गले लगाया हुआ था, इसलिए वो चांदनी के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी वाले एक्सप्रेशन को नहीं देख पाई, जिसे चांदनी ने जल्दी ही छुपा लिया और सनम को दोबारा गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, ऐसा हो जाता है, आप हमारे घर में रहेगी जब तक हम आपके लिए कोई दूसरा घर नहीं देख लेते। चांदनी ने कहा, लेकिन मैं कैसे? सनम ने कहा, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, क्यों है ना प्रधान जी। ये कहते हुए सनम ने शौर्य को देखा और वही शौर्य समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो लड़की है क्या। उसने अपना सर हाँ मिलाया और कहा, सनम जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। चांदनी मुस्कुराई, उसने कहा, लगता है आप सनम से बहुत प्यार करते हैं। शौर्य ने शिद्दत भरी नजरों से सनम को देखकर कहा, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। ये सुनकर सनम मुस्कुराई और उसके बाद वो तीनों प्रधान भवन की तरफ निकल पड़े। अब तक घर पर भी सबको पता चल गया था कि सनम के साथ क्या हादसा हुआ है और सभी उसका इंतजार कर रहे थे। सनम के अंदर आते ही सुहासिनी जी ने उसे गले लगाया और कहा, तुम कहाँ थी और इस तरह अकेले जाने की क्या जरूरत थी? मैंने कितनी बार कहा है गार्ड को साथ ले जाया करो, पर तुम हो की बात ही नहीं मानती। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो जानती हो हमारा क्या होता। सनम ने उदास चेहरा बनाकर कहा, माँ हमें माफ कर दीजिए, अगली बार से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सुहासिनी जी ने अपनी सख्त आवाज में कहा, अगली बार से ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। ये सुनकर सब मुस्कुरा उठे। सभी जानते थे कि सुहासिनी जी और सनम का रिश्ता एक माँ बेटी की तरह था। थोड़ी ही देर बाद सनम को उसके कमरे में आराम करने भेज दिया गया और सभी अपने कामों में लग गए। वहीं सुहासिनी जी ने चांदनी के लिए एक कमरा तैयार कर दिया, क्योंकि सनम ने उन्हें बताया था कि चांदनी ने ही उसकी जान बचाई है और उसके पास इस समय रहने की कोई जगह नहीं है, और क्योंकि चांदनी सनम की बहन है इसलिए उन्होंने मना भी नहीं किया। रणविजय के कमरे में रणविजय ने सारिका को देखा, जो कि बिस्तर से उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी और अपना लैपटॉप साइड में रखकर बिस्तर की तरफ बढ़ गया। रणविजय ने कहा, मुझे बुला लेती। सारिका ने हिम्मत करते हुए कहा, आप जरूरी काम कर रहे थे। रणविजय ने कहा, तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए उसने सारिका को उठाकर बैठा दिया और कहा, ध्यान रखा करो अपना, कुछ ही टाइम बाद तुम्हारी डिलीवरी है, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। सारिका ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब आप सिर्फ अपनी राजकुमारी के लिए करना चाहते हैं ना, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सब कहते हुए उसने अपना छोटा सा मुंह बनाया हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो ये सब रणविजय को परेशान करने के लिए कर रही है। रणविजय मुस्कुराया और उसने सारिका को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, तो मेरी राजकुमारी की मम्मा आप बताइए, अगर मेरी बेटी प्रिंसेस है तो उसकी मॉम कौन हुई? सारिका ने सोचते हुए कहा, प्रिंसेस की मॉम तो क्वीन होती है। रणविजय ने कहा, तो फिर तुम क्वीन हो, मेरी क्वीन, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, मेरी प्रिंसेस भी नहीं, वो हमेशा मेरा सेकंड लव रहेगी। सारिका ने क्यूरोस होते हुए कहा, और आपका फर्स्ट लव कौन है? रणविजय ने सारिका का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम और को। ये कहते हुए उसने अपने होंठ सारिका के होठों से जोड़ दिए और उसे प्यार से किस करने लगा। सारिका भी धीरे धीरे उसके प्यार में बहकने लगी और उसका रिस्पांस देने लगी। उसके दोनों हाथ रणविजय की गर्दन में लिपट गए थे और वो हल्का सा घूम गई थी। वही रणविजय ने उसे कमर से अच्छे से थाम रखा था और उसे किस कर रहा था। एक लंबी किस के बाद जब वो दोनों अलग हुए तो उन दोनों के चेहरे पर मदहोशी के भाव थे। सारिका ने दोबारा रणविजय की गर्दन में अपने हाथ लपेट और कहा, आई वॉन्ट मोर। ये कहते हुए उसने दोबारा रणविजय के होठों को चूम लिया और रणविजय उसे रोक नहीं पाया। कुछ वक्त यूं ही प्यार की लम्हे बिताते रहने के बाद रणविजय ने अपना चेहरा सारिका की गर्दन में रखा और उसकी दिल की धड़कन को महसूस कर गहरी सांस लेने लगा। रणविजय ने कहा, सारिका सब ठीक हो जाएगा ना? उद्धरण चिन्ह। सारिका ने रणविजय के बालों में हाथ फिरते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। सारिका ने ये कहा ही था कि तभी उसे एक हल्का सा और मीठा सा दर्द महसूस हुआ, जिससे उसकी एक आह निकल गई। रणविजय ने जल्दी से सारिका का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्लाई क्यों? सारिका ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, आपकी प्रिंस ने अभी किक किया।
ये सुनकर रणविजय की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? मतलब मेरी प्रिंसेस ने तुम्हें लात मारी? सारिका ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी मुझे अभी से लात मार रही है। रणविजय ने सारिका की बातों को इग्नोर कर अपना कान सारिका के पेट से लगाया और कहा, प्रिंसेस मैं तुम्हारा डैडी हूं, चलो डैडी को हेलो बोलो। रणविजय के ये कहते ही दोबारा उस बच्चों ने लात मारी और इस बात का एहसास रणविजय को भी हुआ। उसने सारिका के पेट को चूमते हुए कहा, डैडी आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए रणविजय मुस्कुराहट उठा और सारिका उसे देखते रह गई। आखिर कौन ही इंसान एक ऐसे इंसान के बच्चे को अपनाना चाहेगा जिसने उसकी पत्नी के साथ गलत किया हो और जो नाजायज हो, पर फिर भी रणविजय का प्यार इन सब से परे था। उसके प्यार की परिभाषा जिस्म से नहीं उसके जज्बातों से थी, इसलिए तो उसने सारिका को उसे बच्चे के साथ भी अपना लिया जिससे उसका कोई नाता ही नहीं था। और यही सब सोचते हुए सारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। रणविजय ने जब सारिका को रोते हुए देखा तो उसने जल्दी से सारिका का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, जान तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत है? क्या हम अस्पताल चले? सारिका ने रोते हुए कहा, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्यों आपने मुझे तब नहीं छोड़ दिया जब मैं उन लड़कों के द्वारा? ये कहते हुए सारिका सिसक उठी। रणविजय ने उसके होठों पर हाथ रखा और कहा, बस। सारिका ने उसके हाथ अपने होठों से हटाते हुए कहा, और फिर उस मुकेश के जरिए भी मैं तो पूरी तरह बर्बाद। रणविजय ने सारिका के कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में देखा। इस समय रणविजय की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने कहा, बस मैं अब तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे ही मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। मेरे लिए ये कभी जरूरी नहीं रहा है कि तुम कभी किसी रिलेशनशिप में रही थी या फिर कभी किसी ने तुम्हें टच किया था या नहीं। मेरे लिए तुम जरूरी हो सारिका, सिर्फ तुम समझी। अगर दोबारा तुमने खुद के बारे में ऐसा सोचा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये कहते हुए रणविजय ने सारिका को गले लगा लिया और सारिका भी उसकी बाहों में से सिसक कर रह गई। अपने सामने खड़े एकांत को देखकर एक पल के लिए आकृति हैरान हो गई थी, पर फिर उसने आसपास देखा, सभी लोगों की नजरें उन पर ही थी, इसलिए उसने शांति से वो शैंपेन का ग्लास लिया और कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर ग्रोवर, मुझे आपसे इस तरह के जेस्ट्स की उम्मीद नहीं थी। मैं इस लायक नहीं, आप मुझे खुद आकर ड्रिंक दे। ये कहते हुए आकृति ने अपना सर हल्का सा झुका लिया। वो इस समय एक नाजुक और प्यार से बच्चे की तरह दिख रही थी जो कि खुद को बिल्कुल भी स्पेशल नहीं समझता है, लेकिन हर किसी की नजरों में आज वो एक प्रिंसेस की तरह थी जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता है। सौम्या घुरकर आकृति को देख रही थी। डार्क ब्राउन कलर का एक ऑफ शोल्डर गाउन जो कि एक कट स्लिप वाला था, जिससे उसका पेट, कमर, सीना और एक पैर साफ नजर आ रहा था। इस समय वो काफी ज्यादा सिडेक्टिव लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था और अपने होठों पर डार्क शेड की लिपस्टिक लगाई थी ताकि हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। लेकिन जिस इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए उसने ये किया था वो तो उस इंसान के पास जाकर खड़ा हो गया था जिससे वो बहुत नफरत करती है। सौम्या ने अपने हाथ ग्लास पर कसते हुए कहा, ये सब इसने जानबूझकर किया है, ये बहुत अच्छे से जानती है। अगर इसने एकांत ग्रोवर के साथ कनेक्शन बना लिए तो इसे कोई भी पीछे नहीं खींच सकता है, इसलिए ये इसके बिस्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी कोशिश में कैसे कामयाब होती हो। ये कहकर सौम्या पैर पटकते हुए आकृति के पास जाकर खड़ी हुई। उसने आकृति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आकृति तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, चलो हम साथ में वहां चलाते हैं। ये कहते हुए उसने एकांत को देखा और अपना सिर झुकाते हुए कहा, पहलो मिस्टर ग्रोवर, आपसे मिलकर खुशी हुई। असल में और आकृति एक ही कंपनी में काम करते हैं, इसलिए मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्या मैं इसे यहाँ से ले जाऊं? वही एकांत घूरकर सौम्या को देख रहा था जिसने उसे और आकृति को बात करते हुए डिस्टर्ब कर दिया था। यहाँ पर वो आकृति से उस रोल के बारे में बात कर रहा था जो कि उसे मिला है, क्योंकि एकांत बहुत अच्छे से जानता था कि इस फिल्म में फीमेल लीड से ज्यादा फोकस उस विलन पर है जिसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार कर दी थी। पर फिर भी प्रियंका ऐसे गर्व से वहां घूम रही थी जैसे उसे ये फिल्म मिलकर बहुत बड़ी बात हो गई हो। उसे अब तक एहसास ही नहीं था कि असल में वो एक सेकंड मेन लीड थी और मेन लीड अभी भी आकृति ही थी। एकांत ने घूरकर सौम्या को देखा और कहा, हम अभी बिजी हैं, तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में करो। आकृति को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सौम्या उसके एक कंधे को जोर से मसल रही थी और अपने नाखून वहां गड़ा रही थी जिस कारण उसे दर्द हो रहा था। आकृति ने जल्दी से उसे खुद से दूर किया और देखा उसके एक कंधे से खून बहने लगा था, वहां एक घाव हो गया था। एकांत जब ये देखता है तो उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने घूरकर सौम्या को देखा। एकांत ने उसे धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? ये कहते हुए एकांत ने जल्दी से आकृति का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है?
आकृति ने हैरानी से एकांत को देखा और अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, प्लीज आप अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं इस पर दवाई लगा लूंगी। एकांत ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे अपने साथ खींचते हुए एक टेबल के पास ले गया। उसने आकृति को वहां बिठाया और तेज आवाज में एक वेटर को उनके लिए मेडिकल बॉक्स लाने को कहा और खुद आकृति के हाथ पर दवाई लगाने लगा। दूर खड़ी देविका ये सब देख रही थी। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और सोचा, पहले ही बड़ा भाई इसके पीछे पागल है और अब छोटा भी पागल हो गया, अब तो पक्का एक बहुत बड़ी जंग हो जाएगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी के बात करने की आवाज सुनाई थी। किसी ने कहा, लगता है इस लड़की ने मिस्टर ग्रोवर को किसी तरह से खुश किया है, देखो तो उसकी कैसे खातिरदारी कर रहे हैं। दूसरे इंसान ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने सुना है ये इस फिल्म में नेगेटिव किरदार निभा रही है और वैसे भी इस फिल्म में किरदार मिलना इतना आसान नहीं है। अंशुमन की फिल्म में काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जिस फिल्म को वो डायरेक्ट करता है वो बहुत चुनकर किरदारों को पसंद करता है। इसी तरह की कई सारी बातें वहां आकृति के बारे में बनाई जा रही थी, यहां तक कि कुछ लड़कियां तो उसे जान से मारने के प्लान भी बना रही थी। ये सब सुन के देविका के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जानती थी कि इंडस्ट्री में ये सब बहुत नॉर्मल है, पर फिर भी उसे आकृति के लिए डर लग रहा था। एकांत ने गंभीर होकर कहा, तुम मेरे साथ ही रहना। आकृति ने चिढ़कर कहा, क्यों, मैं आपके साथ क्यों रहूंगी, मुझे आपके साथ नहीं रहना, एक्सक्यूज मी। ये कहकर आकृति पैर पटकते हुए वहां से चली गई क्योंकि एकांत के कारण वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी, पर ऐसा सिर्फ उसे लग रहा था, वरना उसके आने के बाद से हर किसी की उस नजर उस पर ही थी। आकृति देविका के पास गई और उसने कहा, क्या आदमी है यार, ये पक्का मेरे हस्बैंड का भाई ही है ना। कहाँ मेरा हस्बैंड लड़कियों से दूर रहने वाला और शांत आदमी, और कहाँ ये इतना फ्लिटी और इतना चिपकू इंसान। अगर इसे अभी बता दिया ना कि मैं इसकी भाभी हूँ और जाकर इसके कान खींचे ना तो अभी सीधा हो जाएगा। देविका ने हंसते हुए कहा, तो तुमने ये बात क्यों नहीं दी। आकृति ने कहा, क्या करूं, मर्यादाओं से बंधी हूं। जब तक मेरे प्रिय पति प्राणनाथ मुझे नहीं कह देते कि मैं सब कुछ सबको बता सकती हूं, या फिर वो मुझे अपने घर सबसे मिलाने नहीं ले जाते, मैं कैसे किसी को कुछ भी बोल दूं। मुझे तो लगता है उसके घर में भी किसी को नहीं पता है कि मैंने उससे शादी की है। आकृति और देविका बातें करने में बिजी थी कि तभी अनिका को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर आकृति पीछे मुड़ी और पीछे खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें एक पल के लिए अजीब सी भावनाओं से भर गई, पर उसने खुद को जल्दी ही नॉर्मल कर लिया। पीछे प्रियंका और रोहन खड़े थे। प्रियंका ने इस समय रेड कलर का वन स्लीव गाउन पहना था और रोहन ने एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट। वो इस फिल्म में इन्वेस्ट था, इसलिए उसे भी पार्टी में इनवाइट किया गया था। रोहन ने जब आकृति को देखा तो वो उससे अपनी नजरें हटाना ही भूल गया। आकृति हमेशा सिंपल रहती थी, उसे ज्यादा मेकअप करना और चमक वाले कपड़े पहनना पसंद नहीं था, लेकिन आज वो जिस तरह से तैयार हुई थी और जिस ड्रेस को उसने कैरी की थी उसमें वो स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह दिखाई दे रही थी और रोहन उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। जब प्रियंका ने ये देखा तो वो चिढ़ गई। उसने रोहन की तरफ देखकर कहा, रोहन क्या तुम यहाँ पर आकृति से बात करने आए हो। उद्धरण चिन्ह। रोहन ने ना से हिलाया और कहा, मैं तो सिर्फ उसे कंग्रेचुलेट करने आया हूं क्योंकि फाइनली उसे एक मूवी में रोल मिल गया है। ये कहते हुए रोहन ने आकृति को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे चिढ़ा रहा है कि उसे आज तक किसी भी मूवी में रोल नहीं मिला है। आकृति ने अपना सर हिलाया और वहां से जाने लगी। तभी प्रियंका ने पीछे से कहा, आकृति हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो क्या तुम शादी में आओगी। आखिर तुम्हें आना चाहिए, मैं तुम्हारी बहन हूं ना, क्या तुम अपनी बहन की खुशी में शामिल नहीं होंगी। रोहन ने हैरानी से प्रियंका को देखा। उनकी शादी की डेट कब फिक्स हुई। प्रियंका ही वो इंसान थी जिसने उनकी शादी पोस्टपोन कर दी थी। वहीं प्रियंका ये सब कहकर सिर्फ आकृति को जलाना चाहती थी, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। ये कहकर आकृति देविका के साथ वहां से चली गई। आकृति का ऐसा कहना राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका मानना था कि आकृति उसके सामने रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन आकृति को इतना कॉन्फिडेंट देखकर राहुल को चिढ़ हो रही थी। उसे वो आकृति पसंद थी जो उसके आगे पीछे घुमा करती थी, उसे ये आकृति बिल्कुल पसंद नहीं थी। आकृति के वहां से जाने के बाद प्रियंका ने अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहा, देखा तुमने रोहन, आकृति कितनी ज्यादा बदल गई है। उसने कितने महंगे कपड़े और ज्वेलरी कैरी की है। उसने जो इयररिंग्स पहने हैं वो रियल डायमंड के बने हैं। मुझे डायमंड की पहचान करना अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। उसने जरूर उसे बूढ़े को मना लिया होगा और शायद अब वो उसी के साथ रह रही होगी, तभी तो उसे ये फिल्म भी मिल पाए। तुम तो जानते ही हो ना कि उस बूढ़े ने भी इस फिल्म में इन्वेस्ट किया है। ये सुनकर रोहन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा,
तुम चिंता मत करो, मैं आकृति से बात करूंगा कि वो ये सब छोड़ दे और तुम्हारे रास्ते से हट जाए। वो इस फिल्म में काम करने के लायक ही नहीं है, उसे आता ही क्या है। ये सुनकर प्रियंका के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वो यही तो चाहती थी, आकृति को बर्बाद करना। रात के समय प्रधान भवन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे और खाना खा रहे थे। सनम शौर्य के साथ बैठी थी, सारिका रणविजय के पास बैठी थी, सृष्टि समय के साथ, और बाकी सभी वहीं बैठे थे। और उन सबसे अलग एक दूर कुर्सी पर चांदनी बैठी थी। हालांकि वो भी इस डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी, पर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अनजान हो, जो कि एक सच भी था। सभी लोग आपस में बातें करते हुए खाना खा रहे थे, पर चांदनी के पास कोई टॉपिक ही नहीं था जिस पर वो बात कर सके। तभी सनम की नजर चांदनी पर गई और उसने देखा कि वो किस तरह उदास बैठी है। सनम को समझते देर नहीं लगी कि चांदनी खुद को अकेला महसूस कर रही है, इसलिए सनम ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर चांदनी को पुकारते हुए कहा, चांदनी आप इस तरह चुप क्यों बैठी हैं, हमारे साथ बातें कीजिए। ये सुनकर सभी ने चांदनी की तरफ देखा, जिसने इस समय पीले रंग का चिकनकारी कुर्ता और प्लाजो पहना था और अपने कानों में छोटे स्टंट इयररिंग्स के साथ अपने बालों को जुड़े में बंधा हुआ था। इस समय वो सच में बहुत सुंदर और मासूम नजर आ रही थी और सबको बुरा लगने लगा कि उन लोगों ने चांदनी को इग्नोर कर दिया। सुहासिनी जी ने आगे बढ़कर चांदनी के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, माफ करना बेटा, हमने तुम पर ध्यान नहीं दिया। चांदनी ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं समझ सकती हूँ, आखिर में हूँ तो इस घर के लिए एक अनजान ही या। ये कहते हुए चांदनी हल्का सा मुस्कुराई और सुहासिनी जी को और ज्यादा गिल्ट होने लगा। उसके बाद सभी लोग चांदनी से उसके कॉलेज और उसकी लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगे और अब सारा फोकस चांदनी पर आ चुका था, जिस कारण उसके चेहरे की चमक देखने लायक थी। वही शौर्य ध्यान से चांदनी को देख रहा था, पता नहीं क्यों पर उसे ऐसा लग रहा था ये सब चांदनी ने जानबूझकर किया है। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। शौर्य के कमरे में सनम इस समय अपना नाइट ड्रेस पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बालों में तेल लगा रही थी और वही शौर्य खिड़की के पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। सनम ने कहा, हम आपको कब से देख रहे हैं, आप किसी सच में गुम है। शौर्य ने पीछे मुड़कर सनम को देखकर कहा, क्या तुमने चांदनी का डीएनए टेस्ट करवाया है। सनम ने हैरान होकर शौर्य को देखा और कहा, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। शौर्य ने कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत है, उस लड़की में कुछ तो ऐसा है जिसे हम मिस कर रहे हैं। तुम्हें पक्का विश्वास है ना कि वही तुम्हारी बहन है। सनम ने आगे बढ़कर शौर्य के दोनों हाथ पकड़े और कहा, हाँ, जब हम उनके साथ रहते थे उस समय हमने उनके बालों, नाखून, यहाँ तक कि खून कभी टेस्ट करवाया है और सारे रिजल्ट 100% पॉजिटिव आए हैं। शौर्य ने कहा, ठीक है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। सनम ने मुंह बनाते हुए कहा, आप आजकल हमें छोड़कर हर चीज के बारे में ज्यादा ही सोच रहे हैं। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगी ही तभी शौर्य ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर काफी चीजों के बारे में सोच रहा हूँ। मैडम, वो आप हैं जो मुझे छोड़कर अपने सभी पेशेंट के बारे में सोच रही है और साथ ही घर वालों के बारे में। पति को तो आप भूल ही चुकी है। सनम मुस्कुराई, उसने कहा, ऐसा नहीं है प्रधान जी, अगर हम आपको भूल गए तो फिर हमारा वजूद ही क्या रहा। ये कहते हुए सनम पीछे मुड़ी और उसने शौर्य का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस कर लिया। शौर्य ने सनम के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, तो क्या आज तुम मुझे खुद को प्यार करने दोगी। सनम शर्मा गई। शौर्य की इस तरह की बातों को सुनकर उसे सच में शर्म आ रही थी। सगरी ने आगे बढ़कर सनम की गर्दन पर अपने होंठ रखे और उन्हें चलाते हुए कहा, तुम्हारा ये शर्माना मेरी जान ले लेता है। ये कहते हुए वो उसने सनम की कॉलर बोन पर बाइट कर दिया, जिससे सनम की एक सिसकी निकल गई। वही शौर्य का हाथ से सनम की कमर पर कसते जा रहा था और वो धीरे धीरे उस हाथ से सनम की बॉडी को सहला रहा था। उसका हाथ सनम की वेस्ट, पेट और कमर पर घूम रहा था, जिससे सनम मचल रही थी और उसकी बेचैनी को महसूस कर शौर्य मुस्कुरा रहा था और अपनी हरकतों को और ज्यादा बढ़ा रहा था, जिससे सनम परेशान होने लगी थी। सनम ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, मत सताए प्रधान जी। शौर्य ने सनम के होठों को ज्यादा देर तक खुला नहीं रहने दिया और अचानक की आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया और अपने दोनों हाथों से सनम के सेंसिटिव पार्ट्स को प्रेस करने लगा, जिससे सनम सिहर उठी और उसका शरीर गर्म होने लगा और वो भी शौर्य के किस में उसका साथ देने लगी। शौर्य ने सनम को हल्का सा लिफ्ट किया, जिससे सनम के दोनों पर शौर्य की कमर से बंध गए और शौर्य उसे ले बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने सनम को कमर से होल्ड करके दीवार से चिपका दिया और शावर ऑन कर दिया। शावर का पानी उन दोनों को भिगो रहा था और शौर्य और पेशनेट होकर सनम को किस करने लगा। जब वो सनम से अलग हुआ तो उसका चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था।
शौर्य ने सनम को उसी तरफ कमर से होल्ड करते हुए कमरे में लाया और उसे बेड पर लिटाकर अपने शरीर से भी बाकी कपड़ों को अलग कर उसके ऊपर आ गया और दोबारा उसकी पूरी बॉडी पर किस और बाइट मार्क देने लगा, जिससे सनम की सिसकियों की आवाज उस कमरे में गूंजने लग। शौर्य ने सनम के दोनों हाथ अपने हाथों में उलझाए और उसके माथे को अचानक से कुछ ऐसा किया जिससे सनम की आंखें दर्द, सुकून और तड़प से बंद हो गई और अगले ही पर सनम की वो मधुर आहें उस कमरे में गूंजने लगी, जिसके साथ शौर्य हर पल और ज्यादा वाइल्ड होता चला गया और सनम के नाखूनों के निशान उसकी पीठ पर बनते चले गए। सृष्टि और समय के कमरे में सृष्टि के समय अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। समय ने सृष्टि को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसके बालों को सहला रहा था। सृष्टि के आंखों पर नजर का चश्मा था जिससे लगाकर वो ध्यान से लैपटॉप में दिख रहे डॉक्यूमेंट को पढ़ रही थी। उसके हाथ में एक कॉफी मग था जिससे वो काफी भी रही थी। समय ने मुंह बनाकर कहा, तुम कब तक काम करने वाली हो? सृष्टि ने बिना किसी भाव के कहा, पूरी रात। ये सुनकर सनम ने अचानक की सृष्टि का लैपटॉप बंद करके उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और उसके होठों पर किस कर लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सृष्टि को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाती वो दोनों बालकनी में मौजूद थे। उनकी बालकनी बहुत ज्यादा बड़ी थी जहां अलग अलग तरह के प्लांट्स रखे हुए थे और कई सारे सुंदर लाइटिंग से उसे कवर किया हुआ था। वहां एक बड़ा सा काउच और एक झूला भी था और नीचे कारपेट बिछा हुआ था। समय अभी भी सृष्टि को किस कर रहा था, वही सृष्टि अभी भी हैरान थी, पर जब समय ने उसके होठों पर हल्का सा बाइट किया तो सृष्टि होश में आए समय को खुद से दूर करने लगी। लेकिन समय की पकड़ सृष्टि पर बहुत ज्यादा मजबूत थी और वो अपने दूसरे हाथ से सृष्टि के नाइट सूट के बटन को भी ओपन कर रहा था। उसने सृष्टि की पजामा का बटन को खोल दिया था जिस कारण वो सरकर नीचे चला गया था और अब सृष्टि को बहुत ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा था। समय ने साइड में दीवार पर लगे एक बटन को प्रेस किया जिससे उस पूरी बेल्कनी में कांच की एक परत बन गई जिससे बाहर का नजारा तो देखा जा सकता था लेकिन अंदर के इंसान को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था। चांद की चांदनी में सृष्टि का वो गोरा खूबसूरत बदन समय को और अट्रैक्ट कर रहा था और उसके हाथ सृष्टि की पतली कमर और नाभि के आसपास घूम रहे थे जिससे सृष्टि भी बेचैन होने लगी थी और समय को रिस्पांस देने लगी था। समय ने सृष्टि को झूले पर बिठाया जिससे झूला हिलने लगा और खुद सृष्टि के ऊपर बैठ दोबारा उसे किस करने लगा। अब उसकी होंठ सृष्टि की बॉडी पर घूम रहे थे। लगे कुछ पल बाद समय उसके सेंसिटिव हिस्सों को किस करते हुए वहां पर सक और बाइट कर रहा था जिससे सृष्टि मचलने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस इंसान को अचानक से हो किया गया था और वो इतना रोमांटिक क्यों हो गया था। थोड़ी देर पहले तो वो उसके बालों में हाथ फेर हाथ और उसकी काम में मदद कर रहा था लेकिन नहीं, अब वो अचानक से एक ऐसा इंसान बन गया था जिसे रोमांस करना था। सृष्टि ये सब सो रही थी कि तभी उसे एक अनजाना सा महसूस हुआ जिससे वो तड़प उठी और उसके हाथ समय के बालों में जकड़ गया अगर क्योंकि समय उसके कमर के निचले हिस्से के पास किस कर रहा था और ये एहसास महसूस कर सृष्टि की गहरी सांसें लेने लगी जिससे उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। समय ने एक हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें जोर से पकड़ लिया जिससे सृष्टि की चीख निकल गई। उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, समय प्लीज स्टॉप इट। लेकिन समय नहीं रुका बल्कि वो अचानक से ऊपर आया और सृष्टि के होठों को वाइडली किस करने लगा। वही सृष्टि भी अब मदहोश होने लगी थी और उसके हाथ समय की शर्ट के ऊपर घूमने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे फाड़ देना चाहती हो और अगले पल वो हुआ जिसकी समय को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बाकी रोमांस कल वैसे बीते। कल के लिए सॉरी, मैंने दूसरी नोवेल का चैप्टर पब्लिश कर दिया था। सृष्टि और समय अभी भी बालकनी में झूले पर मौजूद थे और समय सृष्टि को किस कर रहा था। सृष्टि जब ज्यादा बेचैन होने लगी तो उसने अचानक की समय की शर्ट को अपने दोनों हाथ में पकड़ा और उसे इस तरह खींचा कि वो दो टुकड़ों में फट गई। समय ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि सृष्टि ऐसा कुछ कर सकती है या फिर उसमें इतनी ताकत है कि वो उसकी शर्ट को फाड़ देगी, लेकिन शायद समय ये भूल गया था कि सृष्टि एक कॉप है और उसने कई सालों से ट्रेनिंग ली है। सृष्टि ने अचानक की समय को नीचे धकेला और खुद उसके ऊपर आ गई। इस समय वो दोनों कारपेट पर मौजूद थे। सृष्टि इस समय सिर्फ अपने ब्लैक कलर के इनरवियर में थी, वही समय ने भी कोई शर्ट नहीं पहनी थी। उन दोनों की हालत और सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटीमेट थी। समय अभी भी सृष्टि को देख रहा था कि तभी सृष्टि ने अचानक ही उसके होठों को चूम लिया। वो उसे काफी वाइल्डली किस कर रही थी और अब समय भी बहकने लगा था। उनके होंठ आपस में उलझ रहे थे और उनकी जीभ आपस में लड़ाई कर रही थी। समय को जब महसूस हुआ कि अब वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसने सृष्टि को आंखें खोलकर देखा जो अभी भी आंखें बंद करके उसे किस करने में बिजी थी। लेकिन तभी अचानक से सृष्टि समय से दूर हुई और उसने समय की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, सांस लो।
समय ने एक गहरी सांस ली और अचानक ही दोबारा सृष्टि ने उसे किस कर लिया। समय ने हैरान होकर उस लड़की को देखा जो अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस का काम करने में इतनी बिजी थी कि उसे अपने हस्बैंड की बिल्कुल चिंता नहीं थी, और अब उसे इस तरह किस कर रही थी जैसे वो उसका हस्बैंड ना होकर उसकी वाइफ हो और वो उसके साथ वाइल्ड रोमांस कर रहा हो। कुछ पल बाद सृष्टि ने अपने लंबे बालों को जुड़े में बांधा और समय की आंखों में देखा। वही समय की नजर अब सृष्टि पर गई। सृष्टि के ब्लैक कलर के इनरवियर में उसकी बॉडी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चांद की रोशनी में उसकी पूरी बॉडी चमक रही थी। वही तारों की तरह झिलमिलती लाइटों का उजाला जब उसके शरीर पर पड़ रहा था तो वो सुनहरे रंग में और ज्यादा प्यारी लग रही थी। समय ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर सृष्टि की कमर को सहलाया और कहा, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनकर सृष्टि के होठों पर एक कातिल मुस्कान आ गई और उसने अचानक की समय के ऊपर से उठकर उसे देखा और झूले पर बैठ गई। वो इस समय किसी महारानी की तरह बैठी थी। उसका एक पैर दूसरे पैर पर था और उसने अपने दोनों हाथ झूले के साइड में टीका रखे थे। उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो किस सिचुएशन में है। ना ही वो शर्मा रही थी ना ही घबरा रही थी, बल्कि वो तो एक शिकारी की तरह समय को देख रही थी। समय उठकर खड़ा हुआ और उसने सृष्टि को देखा। अब उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसने धीरे से झुककर अपना एक हाथ सृष्टि की गाल पर रखा और उसे दोबारा किस करने लगा। हालांकि उसके होंठ पहले ही सूज चुके थे और सृष्टि के होठों से भी हल्का सा खून बह रहा था, लेकिन उन दोनों में से कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। समय दोबारा सृष्टि पर झुका और इस बार उसने सृष्टि को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उस झूले पर गद्दा बिछा हुआ था और वो झूला इतना बड़ा था कि वो दोनों आराम से उसे पर लेट सकते थे। उन दोनों के वहां लेटते ही झूला धीरे धीरे मूव करने लगा और उसी के साथ उन दोनों की मूवमेंट और फास्ट होने लगी। सृष्टि समय को अपने और करीब खींच रही थी। वही समय के होंठों से सृष्टि की पूरी बॉडी पर अपने निशान छोड़ रहे थे। कभी वो सृष्टि की कमर को चूमता तो कभी गर्दन को तो कभी कॉलर बोन को तो कभी उसकी नाभि को काट लेता। इसी तरह ना जाने वो कब तक सृष्टि को परेशान करता रहा। और यहाँ सृष्टि लगभग पसीने से भीग चुकी थी क्योंकि समय उसे इतना परेशान कर रहा था जिसकी उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। हालांकि वो जानती थी कि उसने ही ये सब करने के लिए समय को उकसाया है। कुछ पल बाद समय ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और देखा सृष्टि का चेहरा पूरी तरह लाल हो रहा था और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि अब वो और ज्यादा परेशान नहीं हो सकती है। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरी सांस ले रही थी और तभी अचानक उसे एक एहसास महसूस हुआ जिससे उसकी आंखें और होंठ बंद हो गए और उसकी सांसें जैसे थम सी गई। सृष्टि ने अपने दोनों से हाथों से समय के कंधे पर जकड़ा और उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद बह गई। वही समय सृष्टि के चेहरे को देख रहा था। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आई। उसने सृष्टि के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़े और उसे झूले के साइड में बांध दिया। सृष्टि ने हैरान होकर समय को देखा तो समय ने कहा, डार्लिंग, मुझे परेशान कर कर तुमने ही जोखिम उठाया है। ये कहकर अचानक ही समय ने अपनी मूवमेंट फास्ट कर दी, जिससे सृष्टि की हल्की सी चीख निकल गई और थोड़ी ही देर में वो सिसकियों में बदल गई जिसका रुकने का कोई अंदाजा ही नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद अब वो दोनों कोच पर थे और अपने प्यार भरे पलों में खोए हुए थे। सृष्टि ने अपना चेहरा तकिए में छुपाया हुआ था। वही समय उससे बिना रुके प्यार किया जा रहा था। उन दोनों की बॉडी पसीने से भीग चुकी थी पर फिर भी उनमें से कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। समय की गर्म सांसें सृष्टि की सांसों के साथ मिलकर उन्हें एक दूसरे के करीब होने का एहसास दिला रही थी और उन दोनों की करीबी उन्हें और मदहोश करती जा रही थी। वो लोग ना जाने कब तक एक दूसरे को प्यार करते रहे। जब वो सोए तब तक सूरज अपनी हल्की सी लालिमा बिखेर चुका था। समय ने अपने और सृष्टि के ऊपर एक पतला सा ब्लैंकेट डाला था। अभी भी उन दोनों ने कोई कपड़े नहीं पहने थे और इसी तरह एक दूसरे को गले लगाए सो रहे थे। वो रात उन दोनों के लिए काफी ज्यादा हसीन और थका देने वाली थी। सुबह 9 बजे सुहासिनी जी ने सीडीओ की तरफ देखा। शेषा से कहा, शेषा, बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए हैं? 9 बज चुके हैं। सृष्टि और सनम तो सुबह 7 बजे ही उठ जाती है और समय और शौर्य भी अपनी जिम के लिए चले जाते हैं, लेकिन आज उन दोनों के ही कमरे का दरवाजा नहीं खुला है। शेषा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, दीदी, लगता है हमारे दोनों बेटों ने हमारी बहू को बहुत परेशान किया है। सुहासिनी जी ने आंखें बड़ी कर कर कहा, शेषा, कुछ तो सोचकर बोलो, शर्म करो, वो तुम्हारी बहू और बेटा है। शेषा ने कहा, दीदी, इसमें क्या शर्म, वैसे भी आजकल तो ओपन जमाना है, सभी लोग इस बारे में खुलकर बात करते हैं। सुहासिनी जी ने शेषा से कोई बहस नहीं की। वो जानती थी शेषा से वो जितनी बात करेगी बात उतनी ज्यादा डरती होती जाएगी, इसलिए वो जल्दी ही वहां से चली गई। लेकिन थोड़ी दूर खड़ी चांदनी, जिसने ये सब सुन लिया था, उसके हाथों की मुट्ठी बन गई थी। वो मुड़ी और उसे कमरे की तरफ चली गई जहां उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था।
कमरे के पास पहुंचकर उसने साइड में बनी खिड़की की तरफ देखा जिसके पास से अंदर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन जब उसने उस खिड़की पर हाथ रखा तो वो खुल गई, शायद वो खुली हुई थी। चांदनी ने हल्की सी खिड़की खोलकर अंदर की तरफ देखा जो सीधे बेडरूम की तरफ जाती थी, और जैसे ही उसकी नजर बेड पर गई उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई। शौर्य सनम को गले लगाए सो रहा था। उन दोनों के शरीर पर ब्लैंकेट था पर कोई कपड़े नहीं। सनम ने अपना चेहरा शौर्य के सीने में छुपाया हुआ था और उस ब्लैंकेट से उन दोनों के कंधे साफ नजर आ रहे थे। सनम की गर्दन पर बना वो बड़ा सा गहरा लव वाइट का निशान भी साफ दिख रहा था। वही शौर्य के पीठ पर बने नाखूनों के निशान को भी देखा जा सकता था। उनके कपड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे और कमरे की हालत से साफ पता चल रहा था कि उन दोनों की रात कितनी ज्यादा वाइल्ड और पैशनेट रही होगी। इस बारे में सोचते हुए चांदनी ने अपनी मुट्ठी कस ली और खिड़की वापस बंद कर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाने के बाद चांदनी ने खुद से कहा, नहीं तुम उसके नहीं हो सकते, तुम मेरे हो, तुम्हें मेरा होना होगा। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसकी आवाज सनक से भरी थी और वो एक पागल दिख रही थी। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और आज सारिका का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, इसलिए सनम खुद उसे ऑपरेट करने वाली थी। हालांकि एक रिलेटिव का ऑपरेशन करना किसी भी डॉक्टर के लिए सही नहीं माना जाता था और उसे इस काम के लिए मना कर दिया जाता था, लेकिन सनम एक प्रोफेशनल थी, वो डॉक्टर मन थी और उसके लिए अपना हर एक पेशेंट एक बराबर था। इसलिए कई सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उसे फाइनली सारिका का ऑपरेशन करने की इजाजत मिल गई थी। हर कोई दरवाजे के पास खड़ा उस रेड कलर की लाइट को देख रहा था, जिसे पता चल रहा था ऑपरेशन अभी भी चालू है। 2 घंटे से नर्स कमरे के बाहर आना जाना कर रही थी और कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या हो रहा है। शौर्य रणविजय के साथ बैठा था और समय सृष्टि के साथ, क्योंकि सृष्टि इस समय 2 मंथ प्रेग्नेंट थी और वो नहीं चाहता था कि सृष्टि किसी भी तरह का दबाव महसूस करे। सनम अंदर ऑपरेशन कर रही थी, उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था और वो ध्यान से अपने हाथ में मौजूद ऑपरेशन इक्विपमेंट को यूज कर रही थी। साथ ही वो अपने जूनियर डॉक्टर और नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। उसे सीरियस देख हर कोई सीरियस हो गया था। सभी लोग जानते थे कि जिसका वो ऑपरेशन कर रहे हैं वो कितनी बड़ी हस्ती है। वो राजस्थान की हुक्मरानी सा थी और उनकी जान उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती थी। लगभग 1 घंटे बाद फाइनली ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ हुई और 10 मिनट बाद सनम बाहर आए। सनम ने अपना मास्क उतारते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन। ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। सनम ने रणविजय से कहा, भाई साहब 2 जुड़वा बच्चों की पिता बने हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। नज अभी उन्हें लाती ही होगी। सनम ने ये कहा ही था कि 2 नज अपने हाथों में बच्चों को लेकर बाहर आई। वो बच्चे सफेद कलर के कपड़े में लिपटे हुए थे और उनका गुलाबी चेहरा इस समय बहुत ज्यादा प्यारा दिख रहा था। उनकी रोने की आवाज उस पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी और हर कोई उन्हें प्यार से देख रहा था। रणविजय धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने अपनी दोनों बाजू में उन दोनों बच्चों को ले लिया। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे। हालांकि वो बच्चे उसका खून नहीं थे, लेकिन जब से वो सारिका के अंदर थे तब से उसने उन्हें महसूस किया था। जब उसने उन बच्चों की धड़कन को पहली बार सुना था तब उसे अपना दिल तेज धड़कता हुआ महसूस हुआ था, और जब उसने उन बच्चों को लात मारते हुए देखा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। वो बच्चे सच में उसकी दुनिया बन चुके थे। सभी लोग रणविजय के लिए खुश थे और उस पर प्राउड महसूस कर रहे थे। वो लोग सारिका के लिए भी बहुत खुश थी कि इतनी सारी परेशानियां और तकलीफों के बाद भी उसे एक ऐसा इंसान मिला जो उसे हर हाल में अपनाना चाहता है। नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद सारिका को ग्लूकोज चढ़ा दी गई। वो अभी भी बेहोश थी और उसके दोनों बच्चों को साइड में झूले में डाला गया था। वो बच्चे सो रहे थे और रणविजय उनके पास ही बैठा हुआ था। बाकी सभी लोग उनसे मिलकर घर जा चुके थे और सनम दूसरे ऑपरेशन में बिजी हो गई थी। वही शौर्य और समय अपने ऑफिस जा चुके थे, पर कोई था जिनकी नजर उन पर अभी भी बनी हुई थी। वो खुशहाल परिवार जो बीते महीना में काफी खुश रह रहा था, उसे देखकर एक इंसान कब से जल रहा था और उसकी जलन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चांदनी इस समय शौर्य के केबिन के बाहर मौजूद थी और उसके हाथ में एक फाइल थी। चांदनी ने केबिन का दरवाजा नॉक किया, जिसके बाद शौर्य ने उसे अंदर आने की परमिशन दी। चांदनी ने अंदर आने के बाद शौर्य के हाथ में वो फाइल देते हुए कहा, सर आपको इस फाइल पर सिग्नेचर करने होंगे, ये प्रोजेक्ट हमें आज ही सबमिट करना है। ये कहते हुए चांदनी ने सामने रखे कॉफी कप की तरफ देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया। शौर्य ने पहले उन पेपर की तरफ देखा, पता नहीं क्यों पर उसे आज साफ दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक पेपर पढ़ने की कोशिश करने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने चांदनी से कहा, मैं इन्हें थोड़ी देर में साइन कर दूंगा। चांदनी ने कहा, लेकिन सर हमें ये अभी सबमिट करने हैं, मैं इस काम के लिए ही निकल रही हूँ।
सॉरी ने चांदनी की तरफ देखा। पिछले 2 महीने से वो काफी लगन से कम कर रही थी। उसने अपने हर एक काम में प्रोफेशन दिखाई थी। हालांकि वो बिजनेस इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छे से नहीं जुड़ी थी, पर सनम के कहने पर शौर्य ने उसे अपने यहाँ जॉब दी थी और चांदनी काबिलियत देखकर वो भी हैरान हो गया था। शौर्य ने कहा, ठीक है, मैं इसे बाद में सबमिट करवा दूंगा। ये सुनकर चांदनी की हाथों की नसें हल्की सी फूल गई। उसने कहा, ओके सर। ये कहकर वो बाहर जाने लगी। वही शौर्य ने अपने फोन की तरफ देखा जिस पर समय का मैसेज था। उसने लिखा था कि वो सृष्टि को लेकर अस्पताल जा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और चांदनी की तरफ देखा जो कि केबिन से बाहर जा रही थी और कहा, रुको। चांदनी पीछे मुड़ी। उसने अपना सर झुकाकर कहा, सर क्या आपको कुछ और काम है? शौर्य ने कहा, ये फाइल ले जाओ, मैं साइन कर दिया है। ये सुनकर चांदनी ने जल्दी ही वो फाइल ली और थैंक यू कहकर बाहर चली गई। चांदनी ने फाइल की तरफ देखा। उसके होठों पर एक गुरूर भरी मुस्कान थी जो कि एक अनजाने से खतरे की तरफ इशारा कर रही थी, जिससे इस समय राजवंश परिवार और रणविजय पूरी तरह अनजान थे। शाम के समय जब शौर्य घर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि उसे हल्के से चक्कर आ रहे हैं और वो गेट पकड़कर खड़ा हो गया। और उसी समय सनम भी अंदर आई। सन ने शौर्य को संभालते हुए कहा, प्रधान जी आपको क्या हुआ है? शौर्य ने कहा, पता नहीं, थोड़े चक्कर आ रहे हैं, शायद वीकनेस के कारण हो रहा होगा। सनम ने शौर्य को अच्छे से पकड़ते हुए कहा, आप मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए वो शौर्य को कमरे की तरफ ले गई। बाकी सभी ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि शौर्य पिछले दिनों से काफी ज्यादा बिजी था। उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट होने वाला था जिस कारण उसने दिन रात मेहनत की थी और सारिका के कारण भी वो कई दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था। वो समझ सकते थे कि शौर्य की तबीयत खराब होना लाजिमी था। शौर्य को बिस्तर पर बैठाने के बाद सनम ने एक नौकर से उसके लिए खाना और जूस मंगवाया। सनम ने शौर्य के जैकेट को उतारकर अलग रखा और उसकी टाई को निकाल दिया और फिर उसके साथ बैठते हुए कहा, हमने आपको कितनी बार कहा है इतना काम मत किया कीजिए, देखिए आपने अपनी क्या हालत कर दी है। शौर्य ने सनम की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके बालों के पीछे करते हुए कहा, तो तुम सुधार दो। ये कहते हुए वो सनम के होठों की तरफ बढ़ने लगा। सनम ने उसके होठों पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल नहीं, अभी हमने शावर नहीं लिया है, हम पहले नहा कर आते हैं। इससे पहले कि सनम कुछ रिएक्ट कर पाती है वो शौर्य की गोद में थी और अगले ही पर वो दोनों की गहरी सिसकियां उस बाथरूम में गूंजने लगी थी। सनम पूरी तरह हैरान थी और सोच रही थी क्या ये आदमी सच में थोड़ी देर पहले चक्कर खाकर गिरने वाला था, पर उसकी एनर्जी से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जो कि उसे लगभग पागल ही कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और सब कुछ शांति से चला रहा। सारिका और रणविजय भी विजयनगर वापस लौट चुके थे क्योंकि करुणा जी खुद सारिका और रणविजय को लेने वहां आई थी और उन्होंने उससे माफी मांग ली थी और आखिरकार रणविजय ने उन्हें माफ कर दिया था। आज प्रधान भवन में काफी शांति थी क्योंकि छुट्टी का दिन था और सभी लोग आपस में बैठे चाय नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। सुहासिनी जी ने कहा, कितने दिन हो गए ना हम सबको इस तरह साथ बैठे हुए। सनम ने कहा, हाँ माँ आप सही कह रही है। सृष्टि ने कहा, वैसे मुझे आज ड्यूटी पर जाना था पर इस बुद्धू ने मुझे जाना ही नहीं दिया। ये कहते हुए उसने समय के कंधे पर अपना हाथ मारा था। समय ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने मना करा था। सृष्टि ने चिढ़ते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं, तुम्हें क्या लगता है प्रेग्नेंट लेडी कोई काम नहीं कर सकती? ये सुनकर समय चुप हो गया और सभी लोग हंसने लगे। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे के सामने कई सारी गाड़ियां रुकी और उन गाड़ियों के शोर से सभी हैरान हो गए और बाहर की तरफ दिखने लगे। एक गार्ड जल्दी से दौड़ते हुए अंदर आया। उसने कहा, वो बाहर कोई आया है? कोई नहीं, बहुत सारे लोग आए हैं। इस बात को सुनते ही सनम का चेहरा सख्त हो गया। थोड़ी देर पहले जो नमी और मासूमियत उसके चेहरे पर दिख रही थी वो गायब हो चुकी थी और अब वो बिल्कुल हैवान दिख रही थी। सनम उठकर खड़ी हुई। उसने कहा, हम जाकर देखते हैं। किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि हर कोई सनम की सच्चाई अच्छे से जानता था। भले ही वो बाहर से कितनी नर्मदिल और प्यारी दिखती हो पर अंदर से वो काफी ज्यादा सख्त और क्रूएल इंसान थी। बाहर पहुंचने के बाद सनम ने देखा कि वहां सभी गाड़ियां काले रंग की थी और उनके ऊपर स्टार का सिंबल बना हुआ था। सनम इस सिंबल के बारे में कुछ नहीं जानती थी और वो सीरियस होकर उसे ही देख रही थी। तभी उन सभी गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले और उनमें से कई सारे ब्राउन कलर के सूट पहने लोग बाहर आए। वो लोग बॉडीगार्ड की तरह दिख रहे थे और उनकी कमर के हिस्से को देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां गन रखी हुई है।
सनम अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपने हाथ में पकड़े फोन से किसी को धीरे धीरे कांटेक्ट किया और एक मैसेज टाइप कर दिया और वापस वैसी खड़ी हो गई। पर जैसे ही उसने सामने बीच में खड़ी मर्सिडीज से निकले इंसान को देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गई। काले रंग का लहंगा पहने वो लड़की अपने सिर तक चुन्नी ओढ़ वहां आ रही थी। उसके पैरों में बड़ी बड़ी राजस्थानी पायल थी, कमर पर चांदी का कमरबंद, हाथों में सिल्वर कलर की चूड़ी और गले में एक बड़ा चौका। वो सच में भला की खूबसूरत लग रही थी। जब वो चल रही थी तो उसके बाल कमर लहरा रहे थे, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। दिख रहे थे तो उसके पतली गुलाबी होंठ, जो किसी को भी घायल करने के लिए काफी थे। उसे देखकर पता नहीं क्यों सनम को ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे पहले भी कहीं देखा है। यही सब सोचते हुए सनम अचानक याद आया कि हाँ, उसने इसी तरह की एक लड़की को उस दिन वहां देखा था जहां सारिका को किडनैप करके रखा गया था। और इस बारे में सोचते ही सनम का चेहरा बुरी तरह सख्त हो गया। उसने अपनी तेज आवाज में कहा, कौन है आप सब लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी के अभी हमारे घर से बाहर जाइए। वो लड़की आगे बढ़ी और उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सनम ने उससे हाथ नहीं मिलाया और कहा, अभी की अभी यहां से चली जाओ। वो लड़की पीछे नहीं मुड़ी, बल्कि उसने सनम के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने साथ अंदर घसीटते हुए कहा, अरे मैं तुमसे बात करे बिना कैसे चली जाऊं? ये कहते हुए वो जबरदस्ती सनम को अंदर ले आए। सनम को एक अनजान लड़की के साथ देखकर सब हैरान थे और उससे भी ज्यादा हैरान उनके पीछे आ रहे उन खूंखार काट को देखकर थे, जो कि बहुत ज्यादा सख्त दिखाई दे रहे थे। शौर्य अभी वहां मौजूद नहीं था क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। समय उठकर खड़ा हुआ उसने कहा, भाभी ये लोग कौन है? इससे पहले कि सनम कुछ कहती, एक हल्का सा घाव उसकी गले के पास हुआ। उसने नजरें झुकाई। चांदी का एक खंजर उसकी गर्दन पर रखा हुआ था, जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा था। उस लड़की ने होले से वो खंजर सनम की गर्दन पर चलाया, जिससे वो घाव बड़ा होने लगा। उसने कहा, लगता है तुम्हें अपनी भाभी बहुत ज्यादा प्यारी है। सनम प्रधान अपनी बीवी से भी ज्यादा प्यारी जी। कहते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद गन से सृष्टि की तरफ फायर कर दिया। सुहासिनी जी ने जल्दी से सृष्टि को अपनी तरफ खींच, जिस कारण वह गोली सोफे के अंदर लग गई और वहां एक छेद हो गया। पूरे घर में अभी भी दहशत का माहौल था और सभी लोग उस काले लहंगे वाली लड़की को देख रहे थे, जिसने एक प्रेग्नेंट लेडी को गोली मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा देखा। सनम ने गुस्से से आगे बढ़कर उस लड़की की गर्दन को पकड़ा और उसे पीछे धकेलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन पर गोली चलाने की? हम इसी वक्त तुम्हारी जान लेंगे। वो लड़की अपनी पायल की छन छन आवाज करते हुए पीछे की तरफ जाती रही। उसके आसपास मौजूद गार्ड ने सनम पर अपनी बंदूक तान दी थी, पर उस लड़की ने जल्दी से अपना हाथ उठाया। इसके बाद वो सभी गार्ड वापस पीछे हो गए। सनम अभी भी उस लड़की की गर्दन को दबाई जा रही थी और धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। इस समय वो लड़की एक दीवार से चिपक कर खड़ी थी और सनम की पकड़ से छटपटा रही थी। सनम ने उसे हल्का सा हवा में ऊपर उठा दिया था और उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। उसका ये रूप देखकर हर कोई हैरान हो गया था। हालांकि सबने सुना था कि सनम बहुत क्रूअल है और बहुत डरावनी है, पर आज सच में अपनी आंखों के सामने उसे ऐसे देखकर परिवार को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही सनम थी जो उनसे इतने प्यार से बात करती है और उनको अपनी जिंदगी मानती है। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, मुझे जान से मारने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन दोबारा मिल पाएगी? चांदनी का जिक्र होते ही सनम की पकड़ ढीली हुई। उसने अपना हाथ पीछे खींचा, जिससे वो लड़की जमीन पर गिर गई। उस लड़की ने खांसते हुए कहा, बहुत प्यार करती हो अपनी बहन से? सनम ने नीचे झुककर उस लड़की की घूंघट से हल्की सी दिख रही आंखों में देखकर कहा, हमारी बहन कहाँ है? अगर तुमने उसे कुछ किया होगा तो हम बता रहे हैं, हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि मौत भी कांप जाएगी। ये कहते हुए सनम ने अचानक से अपना खंजर निकालकर उस लड़की के हाथ में घुसा दिया और उस लड़की की दर्दनाक चीख उस घर में गूंज उठी, जिसे सुनकर शेषा जी और सुहासिनी जी एक दूसरे में सिमट गई। उन दोनों की आंखों में दर्द साफ देखा जा सकता था। कुछ पल तक चीखने के बाद वो लड़की चुप हो गई। ना ही वो कोई आवाज कर रही थी, ना डर रही थी और ना ही हंस रही थी। वो बेजान से पुतले की तरह नीचे बैठी थी। उसे ऐसे देखकर सनम को और गुस्सा आने लगा। वो मुड़ी और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अचानक कि उसे अपनी गर्दन के पास एक दर्द का एहसास हुआ और अगले ही पल धुंधलेपन के साथ वो बेहोश हो गई। उसने उस लड़की को कम आंका था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हुई थी। आधे घंटे बाद जब सनम को होश आया तो उसके दोनों हाथ और पैर बांध दिए गए थे और वो लिविंग रूम के कोने में पड़ी हुई थी। वही उसका पूरा परिवार एक पिलर से बंधा हुआ था। समय और सृष्टि को भी कुर्सी से बांध दिया गया था और उन दोनों के चेहरे पर मौजूद चोटों को देखकर साफ पता चला था उन्होंने उन लोगों से लड़ने की कोशिश की थी, पर वो नाकामयाब रहे।
सनम को खुद की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने उस अनजान लड़की को इतने हल्के में ले लिया। अगर उसने उसके हाथ पर वार करके उसके दिल पर वार किया होता तो वो मर जाती और इस समय उसका परिवार सही सलामत होता। ये सोचते हुए सनम ने सभी लोगों को देखा, हर किसी के शरीर पर चोट के निशान थे, यहाँ तक कि सुहासिनी जी के सर से तो खून भी बह रहा था। इससे पहले कि सनम आगे कुछ कहती उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज उस काले लहंगे वाली लड़की की थी जो कि आराम से सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में एक शराब का गिलास था और दूसरे हाथ से वो फोन चला रही थी। उसने बिना अपने सर उठाए कहा, तो राजकुमारी सनम शौर्य प्रधान जाग गई है। सनम ने नफरत भरी निगाहों से उस लड़की को देखा और कहा, आखिर तुम हो कौन? ये सुनकर वो लड़की एक पल के लिए रुकी और फिर उसने शराब को वापस अपने होठों से लगाते हुए कहा, मैं वो हूं जिसके बारे में तुम कभी सोच नहीं सकती, कभी जान नहीं सकती, कभी मुझे पहचान नहीं सकती, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी। ये कहकर उस लड़की ने उस शराब के गिलास को सनम की तरफ फेंका। कांच के कई टुकड़े सनम के पैरों के पास बिखर गए और कुछ कांच उड़कर उसके पैरों में धंस भी गए, जिससे सनम ने अपनी आंखें बंद की और बहते हुए खून को महसूस करने लगी जो कि उसके पैर से बह रहा था। आंखें बंद करते ही सनम की आंखों के सामने जो चेहरा आया वो था शौर्य का। सनम ने धीरे से कहा, आप कहाँ हैं प्रधान जी? इधर दूसरी तरफ समुद्र के किनारे पर ब्रिज के नीचे एक आदमी को लटकाया गया था। उसकी गर्दन में फांसी का फंदा था और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। वो इंसान और कोई नहीं शौर्य प्रधान था। शौर्य का नीले रंग का सूट खून से सन चुका था, उसके चेहरे पर कई चोटों के निशान थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका हो। कुछ गाड़ियां आसपास से गुजर रही थी, तभी एक इंसान की गाड़ी खराब हुई और वो कार से बाहर आया। उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर ब्रिज के नीचे देखा। उस आदमी ने चीरते हुए कहा, इस कार को भी अभी खराब होना था। ये कहते हुए उसने जैसे ही ब्रिज के नीचे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे इंसान ने कांपते हुए होठों से कहा, शौर्य सर। हाँ, यह इंसान और कोई नहीं शौर्य का असिस्टेंट मिलन था जो कि शौर्य से मिलने प्रधान भवन जा रहा था। मिलन ने पैनिक होते हुए नीचे की तरफ देखा और जोर जोर से शौर्य का नाम पुकारने लगा, लेकिन शौर्य ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मिलन ने खुद को काम डाउन किया और एक फोन कॉल किया। कुछ देर बाद वहां कुछ गाड़ियां आए और उनमें से वेलेट्रेन बॉडीगार्ड बाहर आए। उन सभी ने ब्रिज के नीचे से शौर्य को बड़ी ही सावधानी से ऊपर लाया। मिलन ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके गले में मौजूद रस्सी को निकाला और देखा कि रस्सी के गहरे निशान शौर्य की गर्दन पर रह गए थे। शौर्य के दिल के हिस्से पर हाथ रखने के बाद मिलन ने महसूस किया कि उसकी हल्की हल्की धड़कन चल रही थी। मिलन ने जल्दी से शौर्य को कार में बिठाया और अस्पताल के लिए निकल गया। रात के समय वो घूंघट वाली लड़की अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर पूरे कमरे में घूम रही थी और खाना खा रही थी। सनम की तपती हुई नजर अभी भी उस पर ही थी। सनम ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कितनी ज्यादा निर्दय हो, वहां हमारी बहन भूखी बैठी है और तुम यहाँ खाना खा रही हो। हम कहते हैं अभी के अभी हमें खोलो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।